हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड। चलो, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कूलम्स लॉ। सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। चार्ज एक्चुअली क्या एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इन डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। बट वो चार्जेस जो है आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, मैं एक चार्ज हूँ, मैं किसी दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगा सकता हूँ, तो इसके बारे में सबसे पहले बात की थी चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने। चार्ल्स अगस्टिन कूलम एक फ्रेंच फिजिसिस्ट, 1785 में एक लॉ दिया था ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्स लॉ के बेसिक्स को आज समझेंगे, कैसे चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स किन किन पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है, मीडियम चेंज कर दें तो क्या क्या फोर्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ, करेक्ट। कूलम भाई साहब ने क्या कहा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होते हैं विच आर पॉइंट चार्जेस, करेक्ट। अब पॉइंट चार्ज से क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि उस चार्ज की खुद की डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस या मोर देन टू चार्जेस। मैं एक चार्ज हूँ बट मेरा खुद का साइज इतना छोटा है, दूसरा चार्ज मुझसे इतना दूर पड़ा है कि वो डिस्टेंस बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे साइज के कंपैरिजन में, तो मैं क्या होऊंगा, एक पॉइंट चार्ज हो जाऊंगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आप 11th क्लास में बात करते थे पॉइंट मास के बारे में या पॉइंट पार्टिकल के बारे में, तो उसके खुद का साइज बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो ऐसे ही हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस जो है हम R या D वटेवर, हम D लेके चलते हैं, आप R भी ले सकते हैं, एक ही बात है। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, हाँ, D। सो D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं। डेफिनेटली दोनों चार्जेस क्या कर रहे होंगे, अगर मैं दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेक्ट। यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 Q2, तो से Q2 पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, डेफिनेटली रिपल्शन का फोर्स इसी तरफ लेकर जाएगा, और Q1 पे फोर्स लग रहा है इस तरफ। आप इसको F12 कह सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ऑफ कोर्स इक्वल होते, हम प्रॉपर्टीज में भी इसको एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम फोर्स मान लेते हैं कि F फोर्स दोनों चार्जेस पे लग रहा है, करेक्ट। और D जो है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो कूलम भाई साहब ने हमसे क्या कहा था कि ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये जो दो चार्जेस है Q1 Q2, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस R। फिलहाल हमने यहाँ पे D माना हुआ है तो एक बार D से ही इसको डिनोट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। आप R या D कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, करेक्ट। सो दिस इज सेकंड। तो अगर हम दोनों कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो अपने पास क्या आ जाता है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। वी नो वेरी वेल कि जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज स्मॉल के Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाई D स्क्वायर। तो वैसे का ही फॉर्मूला है, एंड नॉट ओनली फॉर्मूला, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज और कूलम्बियन फोर्सेज में। वो ही सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की ही क्लास में। फिलहाल इससे आगे चलते हैं। सो यहाँ पर जो K आप देख रहे हैं, दिस K इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आप इसको कूलम्बियन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्बियन कांस्टेंट। अब इस K के बारे में बात करें, सो दिस K इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एक और नई चीज़ आती है। तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी,
काफ़ी भारी भरकम सा नाम हो रहा है इसका। अभी डिस्कस करेंगे फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये क्या एब्सोल्यूट, किसकी परमिटिविटी क्या हो रहा है। बट फिलहाल वापस के पे जाते हैं, विच इज़ कोलम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू रहती है एंड 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। करेक्ट। डेफिनेटली ये जो वैल्यू होती है ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम या एयर के लिए एप्लीकेबल है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है ये अपनी वैल्यू को बदलता रहता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर रहता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन। सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन, बेसिकली आप कौन सा सिस्टम चूज कर रहे हो, आप एसआई सिस्टम चूज कर रहे हो या सीजीएस सिस्टम चूज कर रहे हो, फोर्स को मेजर करने के लिए, चार्जेस को मेजर करने के लिए और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। से आपने फोर्स न्यूटन में मेजर करा है ऐसा यूनिट, चार्जेस को आपने कूलम में मेजर करा है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करा है, तो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी के की वो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में आएगी। बट अगर आप Q1 Q2 को सीजीएस यूनिट में चूज करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्जेस स्टैट कूलम, करेक्ट, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, फोर्स को आप डाइन में लेके चलते हैं तो फिर के की वैल्यू बदल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये के की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है मीडियम पर भी, मीडियम बिटवीन दी टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है उसके अकॉर्डिंगली भी के की वैल्यू जो होती है वो चेंज करती रहती है। के की वैल्यू अगर हम वैक्यूम की बात करें तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर डेफिनेटली अगर मीडियम चूज कर देते हैं, दो चार्जेस को हम से पानी के बीच में रख देते हैं या ऑयल के बीच में डिप कर लेते हैं तो इस के की वैल्यू भी बदल जाती है। कैसे बदलती है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये इसकी यूनिट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर देखा, इट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे के की बात करता हूँ सिर्फ, इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज 1 चार्ज 2, करेक्ट। तो फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में, स्क्वायर, और नीचे चार्जेस हैं दोनों, तो डेफिनेटली पर कूलम स्क्वायर, करेक्ट। सो प्लीज़ इसकी आप यूनिट्स को ध्यान में रखेंगे, इनफैक्ट इसकी डायमेंशंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कोलम्बियन फोर्स कांस्टेंट, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ये आप ध्यान में रखेंगे, करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी हमने सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी, बट ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बात करना पड़ेगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, दैट फोर्स बेसिकली क्या होगा, फोर्स होगा यहाँ पे रिपल्सिव। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते हैं, दोनों चार्जेस सेम नेचर का कहने का मतलब है Q1 Q2 मोर देन 0। Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा अगर वो 0 से ज़्यादा आता है, यानी दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, से फॉर एग्जांपल +3 कूलम का पहला चार्ज है, +4 कूलम का दूसरा चार्ज है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, +12 यूनिट कूलम स्क्वायर हो जाएगी। बट डेफिनेटली हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। या अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते हैं, -3 × -4, तो भी अपने पास आता है +12। तो यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। सो रिपल्सिव कब, जब Q1 Q2 मोर देन 0। सिमिलरली जब Q1 Q2 लेस देन 0 हो जाएगा तो ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, अट्रैक्टिव, करेक्ट। दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के, एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एक माइक्रो कूलम में दूसरा नैनो कूलम में, वी डू नॉट केयर, डेफिनेटली विल केयर इन द न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है तो उनके बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव। इतनी चीज़ क्लियर सभी को, चले आगे, ओके। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली फोर्स के बारे में कि फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा था। यहाँ पे हमने बात कर ली के क्या था, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वो के किस पे डिपेंड कर रहा है ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, एक बार जरा चार्ज की यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, अभी हमने डिस्कस करा, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, डेफिनेटली कूलम भाई साहब के नाम पर, तो अगर नाम पर है तो कैपिटल C आएगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज स्टैट कूलम, इसको हम लिखते हैं STAT कैपिटल C।
स्टैट कूलम को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। सो दिस इज द सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो वो भी एक यूनिट होती है CGS यूनिट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्यों आ गया है, अगर हम शॉर्ट में इसका रीज़न समझें तो जहाँ पर चार्जेस होंगे और चार्जेस मूव करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में आपके पास एक चैप्टर हुआ करता था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो करंट डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, राइट। तो इसलिए हमारे पास एक सीरियस यूनिट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आती है विच इज़ नोन एज EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको हम एब कूलम के नाम से भी जानते हैं। बट होता क्या है, 1 कूलम इज 1/10 ऑफ एब कूलम। एब कूलम थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। जो एब कूलम यूनिट है ऑल्दो सीजीएस में है बट तब भी यहाँ से बड़ी होती है। तो इसके बारे में इतना यहाँ इस चैप्टर में रोल नहीं है, आगे जाके आएगा। बट फिलहाल जो 2 चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं वो है, एक तो ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज विच इज कूलम, एंड सेकंड वन इज सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज विच इज स्टैट कूलम। एंड डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप भी होना चाहिए, बिल्कुल होता है। सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। अब ये डेटा आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। वहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप कूलम को स्टैट कूलम में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलते हैं आगे। सो अभी हमने डिस्कशन किया था इस k के बारे में, दिस k। अब ये k क्या था, दिस इज इक्वल टू 1/4πε। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नाम की एक चीज़ आ गई थी। सो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन इज, अगेन इसका नाम एक बार फिर से लिखते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को ही हम लोग क्या, वैक्यूम भी बोलते हैं। अब इसकी भी एक वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 8.854 × 10⁻⁻12 यूनिट्स। बिल्कुल आसान, सिर्फ जो k की यूनिट्स होती हैं, k की यूनिट्स क्या थी गाइस, इसकी यूनिट्स थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका जस्ट रिवर्स, वाई? बिकॉज आप देख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 1/4πε। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली इसकी जो यूनिट्स होंगी उसकी जस्ट रिवर्स एप्सिलॉन की यूनिट्स होंगी। मोर ओवर जो इसकी डायमेंशंस होगी उसकी जस्ट रिवर्स डायमेंशंस होंगी एप्सिलॉन की। अब वो डायमेंशंस क्या होती है आपको पता है, कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में, राइट। सो 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक छोटी सी टर्म को पकड़ते हैं, परमिटिविटी। विटी को भी छोड़ते हैं, परमिट के बारे में बात करते हैं। अगर इसको मैं एक एग्जांपल समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप और मैं आराम से हाथ को मूव कर सकते हैं एयर के अंदर, है ना। एयर के अंदर अपने हाथ को मूव करना इट्स वेरी इजी। बट वही मैं क्या करूँ, एक कंटेनर लूँ जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर अपने हाथ को डिप करूँ और मूव करूँ, सो डेफिनेटली इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू ऑफ कोर्स टू मूव आवर हैंड्स। अपने हाथ को मूव करना मुश्किल हो जाएगा। और उसी पानी को मैं रिप्लेस कर दूँ हनी से, जो कि बहुत एक डेंस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, तो मेरे हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी। तो यानी कि मीडियम चेंज करने से मेरे को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा अपने हाथ को मूव करने के लिए। सेम उसी तरीके से दो चार्जेस जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अगर उनके बीच का मीडियम वैक्यूम है, विच इज़ बेसिकली द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, या एयर है, वैक्यूम और एयर को हम ऑलमोस्ट सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर वैक्यूम है या एयर है तो वो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे बहुत स्ट्रांगली फोर्स लगा पा रहे होंगे बिना किसी मीडियम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। पर जैसे ही मैं मीडियम चेंज कर दूंगा, मैं वाटर को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा इट विल गेट डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज होगा उसी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब वो पैरामीटर इसी से रिलेटेड होता है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो एप्सिलॉन क्या बता रहा है कि वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए, ठीक है।
तो अगर मीडियम बदल जाएगा तो ये एप्सिलन भी बदल जाता है, उसकी जगह सिंपल एप्सिलन आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये मीडियम के लिए इसके लिए वैल्यू अलग होगी। जैसे जैसे मीडियम बदलता जाएगा वैसे वैसे एप्सिलन बदलता जाएगा। तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मीडियम बदलता होगा तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स भी बदलता होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पे समझ में आती है कि जो कूलम्बिन फोर्सेस होते हैं वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा था K1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसी ग्रेविटेशन में फॉर्मूला था G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी आ जाता है। ऑल्दो फॉर्मूला सेम दिख रहा है बट जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते थे। कूलम्बिन फोर्सेस जो होते हैं ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे कूलम्बिन फोर्सेस की और उसको कंपेयर भी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। फिलहाल इसमें आगे चलते हैं। सो एप्सिलॉन हो जाएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये आपस में कैसे रिलेटेड है उसके लिए भी हम एक बार बात कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लेट अस से अगर F0 जो है वो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। Fm क्या है यहाँ पे, लेट अस से Fm इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब उन चार्जेस को कहाँ पे प्लेस कर दिया, किसी मीडियम में। तो डेफिनेटली Q1 Q2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मीडियम को आपने चेंज करा है। डिस्टेंस को भी आपने चेंज नहीं करा है तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पर। वो क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, अब आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन। तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा, विल सिंपली गेट FO बाय FM डिवाइडेड बाय मतलब इक्वल टू। डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये पूरा फैक्टर सेम है, ये पूरा फैक्टर सेम है, दे विल गेट कैंसिल आउट जब आप डिवीजन करेंगे। सो आपके पास सिर्फ बचने वाला है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं कैपिटल K, एंड कैपिटल K इज नोन एज, it is known as dielectric constant, dielectric constant। या फिर इसका एक और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, और एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलेंगे, एप्सिलॉन आर लिखा है तो इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, नॉट फ्री स्पेस, डेफिनेटली फ्री स्पेस तो नहीं होगा, ऑफ मीडियम। कि ये मीडियम जो है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना परमिट कर रहा है दो चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए। तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए ही हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सिंपली डिफाइंड एज द ratio of force between two charges when the two charges is placed in vacuum to that of when they are placed in medium. So this will become the definition for dielectric constant या फिर relative electrical permittivity of the medium। तो ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में MCQ की फॉर्मेट में आपसे पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे हम ऐसे बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर, सो जो वाटर होता है FW, वहाँ पर हमें फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इट इज सिंपली इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम या फिर एयर डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है दैट इज इक्वल्स टू 80, राइट। डेफिनेटली आपको वैल्यूज इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक मीडियम का अपना एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। बट हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर हमने दो चार्जेस को पानी के अंदर रख दिया है तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, वो फोर्स सिर्फ 1/80 टाइम्स हो जाएगा एज कम्पेयर टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम में डेफिनेटली ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे चार्जेस अपने ऊपर अब आपस में। पानी में जैसे ही आप डालेंगे तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे फोर्स से 800 न्यूटन था बट हमने उनको पानी में रख दिया, तो डेफिनेटली 80 से आप डिवाइड कर देंगे तो विल सिंपली गेट 10 न्यूटन,
करेक्ट। सो ये फोर्स हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये समझ में आता है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो मीडियम पे काफ़ी डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे हम मीडियम चेंज कर जाएंगे तो फोर्स होगा वो कम या ज़्यादा होता जाएगा, बट डेफिनेटली वैक्यूम के कंपैरिजन में तो सारे फोर्सेस कम ही आने वाले हैं। सो ये बात हो जाती है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, करेक्ट। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलम्बियन फोर्सेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलम्बियन फोर्सेस। ये जो कोलम्बियन फोर्सेस होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, डेफिनेटली हम सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप ये भी देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी कैन हैव ओवर हेयर इज दैट कोलम्बियन फोर्सेस आर, या वी कैन से मे बी अट्रैक्टिव ऑब्लिक रिपल्सिव इन नेचर। जो कोलम्बियन फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, वो रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अट्रैक्टिव कब होंगे, जब दो चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे, डेफिनेटली। रिपल्सिव कब होंगे, जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे। तो वही दोबारा चीज़ अगर हम लिखना चाहें तो इफ़ Q1 Q2 इज मोर देन 0 द फोर्स विल बी रिपल्सिव। ये सिंपली ये जो चीज़ लिखी है हमें क्या बता रही है कि दो चार्जेस आर अपोजिट, दो चार्जेस आर ऑफ सिमिलर नेचर, and if Q1 Q2 is less than 0 then the force between them will be attractive, correct? So this is the first property of Coulombian forces. Second property की बात करें, Coulombian forces are weak forces. Coulombian forces होते हैं वो weak forces होते हैं, not weakest. Gravitational forces weakest होते हैं, Coulombian forces होते हैं weak होते हैं, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। अब ये कैसे पता हमें, ये हम पता लगा सकते हैं एक सिंपल सी एक्टिविटी से, और ये एक्टिविटी कुछ ऐसी जो आप बहुत बार कर चुके हो अपने छोटी क्लासेस में, बचपन में। आओ देखते हैं। से फॉर एग्जांपल अपने पास एक प्लास्टिक की कॉम्ब है, राइट, कंघी, ठीक है। सो वी आर हैविंग अ प्लास्टिक कॉम्ब, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पेपर के बिट्स पड़े हुए हैं। सो दीज आर दी बिट्स ऑफ पेपर। अब इस प्लास्टिक की कॉम्ब को आप लेते हैं अपने ड्राई हेयर के अंदर, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, ड्राई हेयर। आपके बाल सूखे होने चाहिए, आपके बाल सूखे होने चाहिए, उनमें कोई पानी या कोई तेल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो ऑयल नो वाटर। ये एक्टिविटी तब अच्छे से होगी। आप जिस दिन ये एक्टिविटी कर रहे हो वो ड्राई डे होना चाहिए। ड्राई डे इन द सेंस कि उसमें ह्यूमिडिटी ना हो। बारिश के सीज़न में एक्टिविटी करेंगे तो होगी, बट उतना इफेक्टिवली आपको ये दिखाई नहीं देगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो आपकी कॉम्ब होनी चाहिए, दिस शुड बी अ प्लास्टिक कॉम्ब। मेटल की कॉम्ब लेंगे तो फिर ये एक्टिविटी नहीं होगी। अब ये एक्टिविटी प्लास्टिक कॉम्ब के साथ क्यों होगी, बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ गुड इंसुलेटर। आप जो भी चार्जेस इसको देंगे या जो भी चार्जेस ये डेवलप करेगी प्लास्टिक की कॉम्ब, तो वो चार्जेस वहीं पे रहने वाले हैं, वो आपके जिस हाथ से आपने इस कॉम्ब को पकड़ा उसमें फ्लो नहीं करेंगे। बेसिकली अगर ये मेटल की कॉम्ब लेते तो जितना भी चार्ज डेवलप होता है इस मेटल की कॉम्ब में वो आपके हाथ में आता और आपकी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में लीक हो जाता। तो प्लास्टिक कॉम्ब में ऐसा नहीं होगा, इट्स अ इंसुलेटर। जो चार्ज इसको जहाँ पर दे दिया गया वो चार्ज वहीं पर आएगा, फ्लो नहीं करेगा जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। सो प्लास्टिक कॉम्ब लेंगे, अपने बालों में इसको रब करेंगे, पास करेंगे, थोड़ी सी स्पीड से करेंगे और 5-6 बार करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। और जब चार्जेस डेवलप होंगे तो वो क्या करेंगे, इन बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अभी ये बिट्स ऑफ पेपर कहाँ पे लाई कर रहे थे, दे वर लाइंग ऑन दी ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई चीज़ है तो किस वजह से है, अपने वेट की वजह से। वेट क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस बॉडी पर जिसका मास m है। बट आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोलम्बियन फोर्स ने इन बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींच लिया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ही पता चलता है कि जो कोलम्बियन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसलिए हम कह रहे थे, इसलिए हम समझ रहे थे कि ये वीक फोर्सेज होते हैं, वीकेस्ट नहीं होते हैं। वीकेस्ट आर ग्रेविटेशनल फोर्सेज। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोलम्बियन फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। इनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, बेसिकली 10 रेज़ टू द पावर ये क्या आ गया, 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर से लेकर 10 रेज़ टू द पावर 18 मीटर तक होती है। बेसिकली इस रेंज का कोई भी डिस्टेंस अगर होगा
वहाँ पे अगर दो चार्जेस पड़े होंगे या दो से ज़्यादा चार्जेस पड़े होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कोलम्बियन फोर्स होगा। अब ध्यान से देखें 10⁻⁻15 मीटर ये क्या चीज़ है, दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जब अंदर आप चले जाते हैं तो फिर कोलम्बियन फोर्सेस नहीं लगते हैं, स्ट्रांगली लगते तो हैं बट उनका मैग्नीट्यूड इतना वीक हो जाता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। हमें पता है बेसिकली 4 तरह के फोर्सेज होते हैं नेचर में। पहला कोलम्बियन फोर्सेस, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा, पहले जो कोलम्बियन फोर्सेस का तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो जो 4 तरह के फोर्सेस होते हैं वो ये होते हैं ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वीकेस्ट, उसके बाद आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके अंदर कौन है, इसके अंदर हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो जो फोर्स आएगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोलम्बियन फोर्सेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोलम्बियन फोर्सेस इस डिस्टेंस से पीछे नहीं लग सकते, इस डिस्टेंस के आगे नहीं लगते, सिर्फ इसी रेंज में काम करते हैं। वही रेंज बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि कोलम्बियन फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। करेक्ट। बात करते हैं अगले पॉइंट की। कोलम्बियन फोर्सेस आर ऑल्सो दी सेंट्रल फोर्सेस। कोलम्बियन फोर्सेस जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। अब सेंट्रल फोर्सेस का मतलब फिर से फिगर से समझते हैं। तो लेट अस से हमारा पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। इसी लाइन को मैं आगे की तरफ अगर एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। करेक्ट। तो दिस इज द सेंट्रल लाइन जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस से पास कर रही है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये चार्ज रिपल्शन फील करेगा इस डायरेक्शन में और ये चार्ज रिपल्शन फील करेगा इस डायरेक्शन में। और ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, वो इसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं, सेंट्रल लाइन के अलोंग। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कोलम्बियन फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। करेक्ट। 5th पॉइंट, कोलम्बियन फोर्सेस फॉलो न्यूटन्स 3rd लॉ। न्यूटन्स 3rd लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। दे फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। टेक्निकली और थोड़ा सा ठीक करके लिखिए तो हम कह सकते हैं F12 F21, दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2। तो F12 का मतलब क्या हो, जितना कितना फोर्स लग रहा है चार्ज 1 पर चार्ज 2 की वजह से, और कितना फोर्स लग रहा है चार्ज 2 पर चार्ज 1 की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स 3rd लॉ F12 F21 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर, बट डेफिनेटली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो विल ड्रॉ द एरो एंड विल पुट अ माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो F12 की डायरेक्शन है उसके अपोजिट F21 की डायरेक्शन है। और ये दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है, अगर चार्ज पॉजिटिव यानी कि सेम नेचर के हैं या चार्ज अपोजिट नेचर के हैं। एक बार वाली फिगर भी देख लेते हैं। सो दिस इज चार्ज Q1 से नेगेटिव, दिस इज चार्ज Q2 से पॉजिटिव। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन डिस्टेंस d, यहाँ पे भी डिस्टेंस d। और डेफिनेटली अब दोनों फोर्स अट्रैक्टिव हैं तो ये पहला फोर्स लगेगा इस तरफ, दूसरा फोर्स लगेगा इस तरफ। F12 F21 वेक्टर वेक्टर, फिर से वही सेम चीज़ आप देख सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। करेक्ट। सो दिस इज द 5th प्रॉपर्टी कि फॉलो करते हैं न्यूटन्स 3rd लॉ को, यानी कि हमेशा क्या बनाएंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। इतनी चीज़ें क्लियर आप सभी को, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आई बिलीव 5th पॉइंट है ये वाला। लास्ट में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, नहीं हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, तो अभी 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जो कोलम्बियन फोर्सेस होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स से हमारा क्या मतलब है कि फोर्स कंजर्व्ड होता है? नहीं, फोर्स कभी कंजर्व नहीं होता। मास कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। फोर्स कभी कंजर्व नहीं होता। बट फिर इसका मतलब क्या है? सो कंजर्वेटिव फोर्सेस से हमारा मतलब है कुछ इस तरीके से, इसको हम जरा समझते हैं फिगर की हेल्प से। फिर से
सो से पॉइंट ए पॉइंट बी। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। कहीं पे कोई चार्ज था या चार्जेस थे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही हर एक चार्ज के आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करेक्ट। सो जो दोनों पॉइंट्स हैं ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहे हैं। हमने क्या करना है? हमें एक चार्ज को मूव करना है। लेट अस से हमें चार्ज क्यू को मूव करना है। कहाँ से? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं जाने के। हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम घूम के भी जा सकते हैं यहाँ पर, हम किसी जिगजैग पाथ से भी जा सकते हैं, हम किसी ऑल टुगेदर रैंडम पाथ से भी जा सकते हैं। यहाँ से हम पूरा इंडिया का चक्कर लगा के फिर यहाँ पर आते हैं। होगा क्या? होगा ये कि हमने मल्टीपल पाथ्स को चूज करा है, बट जो वर्क डन होगा वो हर एक पाथ के अलोंग सेम होगा। वर्क डन यहाँ पे भी W आएगा, वर्क डन यहाँ पे भी W आएगा, यहाँ पे भी W आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे भी W आएगा। तो हमें इस फिगर से क्लियर होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर ये दो पॉइंट्स ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं और हमें चार्ज को मूव कराना है, सो हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है कि हम किसी भी पाथ से जाएं, वर्क डन सेम ही आएगा। ये क्यों सेम आ रहा है? बिकॉज कोलम्बियन फोर्सेज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। इसका एक और एग्जांपल आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं, वो भी कंजर्वेटिव होते हैं। अगर आप किसी मास को मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑफ कोर्स, तो वो जो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा? वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे होते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव कैसे होते होंगे? आप आराम से समझ पा रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल होगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, विस्कस फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, वेयरएज कोलम्बियन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कोलम्बियन फोर्सेस लिख लेते हैं, कोलम्बियन फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। करेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स में नॉन कंजर्वेटिव का मतलब सिंपली ये हो गया कि अगर आप किसी अलग रास्ते से जाते हैं तो फ्रिक्शन जो होगा उसके अगेंस्ट आपको अलग वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप जा रहे हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अपने लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और बिल्कुल सीधे रोड से जा रहे हैं, तो आपके टायर्स, गाड़ी के टायर्स, स्कूटी के टायर्स है ना, जो भी है उसका वेयर एंड टियर अलग होगा, इंजन का वेयर एंड टियर अलग होगा। बट अगर आप उसी जगह पर जाते हैं, 400 किलोमीटर घूम के आते हैं, तो उन कार के टायर्स का या उस बाइक के टायर्स का वेयर एंड टियर, इंजन का वेयर एंड टियर अलग होगा। करेक्ट, बिकॉज फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपने अपनी कार को मूव करवाया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट अपने बाइक को या साइकिल को मूव कराया। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे विस्कस फोर्सेस जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, टॉपिक था विस्कोसिटी, चैप्टर का नाम था मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। तो वहाँ पे जो विस्कस फोर्सेस लगते थे किसी बॉडी पर, वो भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। बिकॉज विस्कस भी एक्चुअली एक तरह का फ्रिक्शन ही होता है जो लिक्विड की लेयर दूसरी लेयर को ऑफर करती है। राइट, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे, 7th पॉइंट की बात करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो कोलम्बियन फोर्सेस होते हैं ये मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहे थे। तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे वापस आ जाता है कि अगर आप दो चार्जेस के बीच के मीडियम को बदल देते हैं तो क्या होगा, कोलम्बियन फोर्स जो होगा वो बदल जाएगा। सो हेंस दे आर मीडियम डिपेंडेंट। और अगर हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, कोलम्बियन फोर्सेस फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अब ये सुपर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सुपर ये हो रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, फिगर से समझते हैं, फिगर हमारी बहुत काम की चीज़ होती है फिजिक्स में। हर एक कंसेप्ट को आप फिगर में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल ठीक तरीके से उसको समझ रहे हैं। सो लेट अस से हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, Q5, Q6, लास्ट में Q1 है। ठीक है, हर एक चार्ज का हमें डिस्टेंस पता है Q0 से, R2 डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस, Rn डिस्टेंस। तो अगर मैं Q0 पे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स क्योंकि सारे चार्जेस अपना अपना फोर्स लगा रहे होंगे,
तो अगर हमें क्यू नॉट पे नेट फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने पड़ेंगे और सबको फिर ऐड करेंगे। और कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। क्यों, बिकॉज फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ड्यू टू चार्ज 3 एंड ऐसे ही फोर्स ड्यू टू चार्ज n। सारे वेक्टर फॉर्म में होंगे फोर्सेस। आप इन सब का वेक्टर सम निकालेंगे तो जाके आपको रिजल्टेंट या नेट फोर्स पता चलेगा इस क्यू नॉट चार्ज पर। ऑफ कोर्स डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, अगली अपकमिंग क्लास में। वहाँ पे देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। मोर और लेस स्टेटमेंट इसकी इक्वेशन यही रहेगी, बट हम इसको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई होगा। और ये आप समझ सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो CBSE अपने एग्जाम्स में पूछता है। इनफैक्ट आपकी नीट एग्ज़ाम या JEE एग्ज़ाम भी कभी कभी इनके बारे में बात करते हैं। ये चीज़ आपकी मल्टीपल जगह अप्लाई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल में भी इसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए हम एक अलग से क्लास इसी को डेडिकेट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को डेडिकेट करेंगे। करेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलम्बियन फोर्सेस। और डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कोलम्बियन फोर्सेस के, तो वो भी देखते हैं। बट एक बार अगर इसको हम रिव्यू करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ। जैसे मे बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ये मैच नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी वीक फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होते हैं, वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये ही दोनों पॉइंट्स डिफरेंस होते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकते हैं फोर्स और मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं और मीडियम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं डिफरेंस के। आप ऐसे दोनों फोर्सेस को कंपेयर भी कर सकते हैं। एंड फाइनली ये फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कूलम्बियन फोर्सेस। एंड फाइनली ज़रा हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डेफिनेटली आप ड्रॉबैक्स कह सकते हैं या शॉर्ट कमिंग्स कह सकते हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ, भाई साहब कूलम ने जो लॉ दिया था ये कहाँ नहीं लगता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं तो ही आप कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, एक्सटेंडेड बॉडी हो गई, एक फ़ैन है उसमें इतना सारा चार्ज है, उसके ऐसे फोर्स निकालना है, तो फिर आप कूलम्स लॉ डेफिनेटली नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या लगता है हम अभी आगे बात करेंगे। सेकेंडली एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। बिकॉज जब चार्जेस स्टेशनरी होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं अपने आसपास, और जैसे ही चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मोशन में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। और मैग्नेटिक फोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू कूलम्बियन फोर्सेज। तो इसलिए हम कूलम्स लॉ को सिर्फ अप्लाई करते हैं स्टेशनरी चार्जेस के लिए या कुछ ऐसे चार्ज जो बहुत ही कम स्पीड से मूव कर रहे हैं। एंड फाइनली क्या, बस ये दो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ, फाइनली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस के बारे में ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज मोर देन 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि जब तक आप न्यूक्लियस के बाहर हैं, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो न्यूक्लियस से अगर आप बाहर हैं तो फिर आप कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अगर आप अंदर एंटर कर जाते हैं तो फिर कूलम्बियन फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कूलम्स लॉ। काफ़ी ईजी है, बट प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि हर जगह हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। इन सिनेरियोज में कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे।
नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इन कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हाँ, इंपॉर्टेंटली हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करा कूलम्स लॉ के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू देम। और समझते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।